नमस्कार, डीवीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज इस बुलेटिन में बात होगी ऑपरेशन सिंदूर के ठीक एक महीने बाद पाकिस्तान पर 7 जून को आने वाली एक और मुसीबत की। देश में जनगणना और जातीय जनगणना से मिलने वाले बम्पर फायदे की बात करेंगे, शरद और अजीत पवार के एक होने पर, और बुलेटिन के आखिर में गौर करेंगे देश में हर दिन बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने की शादी, बीजेडी नेता पिनाकी मिश्रा संग विदेश में रचाया ब्याह। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जल्द शुरू होगी एमआरआई और सिटी स्कैन की सुविधा, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा। मध्य प्रदेश के सागर से इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल हुए लापता, मॉर्निंग वॉक के बाद कोई सुराग नहीं, मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस तलाश में जुटी। महाराष्ट्र के थाने में पेट्रोल पंप की लीडरशिप दिलाने का दिया झांसा, कपल ने बिजनेसमैन से ठग लिए 21 लाख रुपए। राजकोट के मवरी इलाके में मची अफरा तफरी, 3 मंजिला जर्जर मकान अचानक गिरा, बड़ा हादसा टला। संभल के चंदौसी कोतवाली इलाके में फिर चला बुलडोजर, रास्ते के निर्माण में बाधा बन रहे अवैध अतिक्रमण को किया ध्वस्त। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में हुआ दर्दनाक हादसा, सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। राजस्थान के जोधपुर जिले में किसान के बेटे की शादी में 121 ट्रैक्टर से गए 300 बाराती, दूल्हा भी ट्रैक्टर चलाकर पहुंचा ससुराल। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में मोबाइल चोरी के शक में नाबालिग को उल्टा लटकाकर पीटा, हिरासत में फैक्ट्री मालिक। विवादित वीडियो के मामले में शर्मिष्ठा पनोली को मिली बड़ी राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। रीवा में सीमेंट से लदा ट्रक ऑटो पर पलटा, दर्दनाक हादसे में 5 की मौत, 4 लोगों की हालत नाजुक। बिहार में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्वेता मिश्रा के कई ठिकानों पर रेड, यूपी भी पहुंची टीम। ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। महीने की 7 तारीख वाला संकट पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ रहा है। 7 मई 2025 की रात को भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर स्ट्राइक कर दी थी। इस स्ट्राइक में पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। वहीं अब कहा जा रहा है कि 7 जून की रात को भी पाकिस्तान में कुछ बड़ा हो सकता है। ये भविष्यवाणी पाकिस्तान के ही एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के कराची शहर में पिछले 72 घंटे में भूकंप के 27 झटके महसूस किए गए हैं। इसी बीच पाकिस्तान के भूकंप समाचार एवं अनुसंधान केंद्र के सीईओ शाहबाज लघारी ने दावा किया है कि 7 जून की रात को कराची में भूकंप का बड़ा झटका लगने वाला है। लघारी के मुताबिक इस झटके से कराची शहर में ही तबाही मचेगी। उन्होंने सरकार से इसको लेकर अलर्ट जारी करने के लिए कहा है। स्थानीय मीडिया से बात करते हुए लघारी ने कहा कि जिस तरीके से भूकंप के छोटे छोटे झटके महसूस किए जा रहे हैं, उससे शुक्रवार और शनिवार रात को कराची में भूकंप का बड़ा झटका लग सकता है। लघारी के मुताबिक शुक्रवार और शनिवार की रातें इस सप्ताह कराची वासियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और सिंध सरकार को लोगों को पहले से ही आगाह कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कराची के कोरंगी और मालिल क्षेत्रों में छोटी छोटी फॉल्ट लाइनें हैं जो छोटे छोटे भूकंपों का कारण बन रही हैं। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक कराची शहर में करीब 2 करोड़ लोग रहते हैं। कराची को पाकिस्तान का वित्तीय राजधानी भी माना जाता है। ये शहर सिंध प्रांत की राजधानी भी है। कराची को पाकिस्तान का सबसे विकसित शहर माना जाता है। सैन्य दृष्टिकोण से भी कराची शहर काफी अहम है। कराची के आसपास ही पाकिस्तान ने अपने सारे परमाणु हथियार छिपा रखे हैं। कराची में नेवी का सबसे बड़ा पोर्ट भी मौजूद है।
कोविड महामारी के कारण रुकी हुई 2021 की जनगणना अब 2027 में होगी। इसके साथ ही जनगणना के साथ आजादी के बाद पहली बार पहाड़ी राज्यों में पहले होगी जनगणना। जी हां, बता दें कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी और बर्फीली क्षेत्रों में जनगणना का कार्य 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इन क्षेत्रों में मौसम संबंधी कठिनाइयों को देखते हुए गणना पहले चरण में संपन्न की जाएगी। देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना एवं जातीय गणना का कार्य 1 मार्च 2027 तक पूर्ण रूप से पूरा कर लिया जाएगा और उसी दिन यह आधिकारिक रूप से प्रकाशित यानी पब्लिश कर दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार जनगणना में जाति गिनी तो जाएगी ही, लेकिन वर्ग नहीं, यानी सभी को धर्म के साथ साथ अपनी जाति का जिक्र करना ही होगा। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे जाति का जिक्र करना अनिवार्य होगा। यानी मुस्लिम धर्म के अनुयायियों को भी जाति लिखनी होगी, इससे वर्ग की गणना नहीं होगी। यानी जनगणना के बाद यहाँ आंकड़ा नहीं आएगा कि देश में ओबीसी की संख्या कितनी है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि कुछ राज्यों में जो जातियां ओबीसी हैं वो दूसरे राज्यों में सामान्य है। सरकारी सूत्रों का मानना है कि अगर कोई अपनी जाति गलत लिखता है तो सरकार के पास उसे जांचने का कोई पैमाना नहीं होगा। वैसे इससे किसी को कोई फायदा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आरक्षण का लाभ केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मिलता है। ये केवल जाति की गणना है, वर्ग की नहीं। सूत्रों के अनुसार सरकार का मानना है कि 50% आरक्षण सीमा पर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सरकार की उसमें कोई भूमिका नहीं है। वैसे सरकारी सूत्रों का कहना है कि 2026 में होने वाला परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर भी हो सकता है। उसके ये इस जनगणना की बाध्यता नहीं है। जनगणना की पूरी प्रक्रिया पूरा होने में सामान्यतः 5 साल का समय लग जाता है, लेकिन इस बार 3 साल लगेंगे। इसके पीछे प्रमुख कारण ये है कि ये डिजिटल तौर पर होगी। इसमें तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें दोहरापन की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को तड़के कश्मीर के 5 जिलों में एक के बाद एक छापेमारी की। ये कार्यवाही पुलवामा, कुलगाम, बारामूला, शोपिया और कुपवाड़ा इलाके में हुई, जहां सबसे ज्यादा आतंकी गतिविधियां सामने आती हैं। एनआईए अधिकारियों का कहना है कि आतंकवादी साजिश से जुड़े मामले में ये छापेमारी की गई है। एनआईए की ये कार्यवाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे के ठीक एक दिन पहले हो रही है। पीएम मोदी 6 जून को कश्मीर यात्रा में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री पहली बार जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के 32 ठिकानों पर आतंकी गतिविधियों में मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ ये कार्यवाही की है। ये आतंकियों की घुसपैठ में मदद के साथ साथ उनके छिपने और रहने खाने का पूरा इंतजाम करते हैं। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में भी ओवरग्राउंड वर्कर्स के आतंकियों की मदद करने का संदेह है। पहलगाम हमले की जांच भी एनआईए कर रही है। एनआईए इन ठिकानों पर संदिग्धों से पूछताछ के साथ अहम दस्तावेजों को खंगाल रही है। अभी किसी को भी हिरासत में लेने की कोई सूचना नहीं है। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए एनआईए द्वारा जम्मू संभाग के कठुआ समेत जम्मू कश्मीर के 32 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। ये छापेमारी ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क पर की गई है। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि ओजीडब्ल्यू का एक बड़ा नेटवर्क आतंकियों को घुसपैठ करवाने, उन्हें सुरक्षित जगह तक ले जाने और जरूरी रास्तों की जरूरत देने, हथियार पहुंचाने, ड्रोन से आई खेप रिसीव करने और आतंकी हमले करवाने में मदद करता है। ऐसे में इन आतंकियों के मददगारों का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। सांबा कठुआ रेंज के डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने बुधवार देर रात सांबा में एक अहम सुरक्षा समीक्षा बैठक की। एसएसपी सांबा समेत बीएसएफ के अधिकारी और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे। डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे से पहले सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। डीआईजी ने कहा कि जितने भी आतंकियों के पारंपरिक रूट हैं उन पर लगातार तलाशी की जाए। जम्मू, सांबा और कठुआ के इलाकों में लगातार चल रहे आतंक विरोधी अभियानों को तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। महाराष्ट्र की मजबूत राजनीतिक पार्टियों में से एक एनसीपी में खींचतान जारी है। एक समय में एकजुट दिख रही शरद पवार और अजीत पवार की एनसीपी फिर से 2 हिस्सों में दिखाई दे रही है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी के स्थापना दिवस पर शरद पवार और अजीत पवार गुट एक साथ होंगे। हालांकि अब ये साफ है कि पार्टी के दोनों गुट फिलहाल तो एक साथ नहीं आ रहे हैं।
10 जून को एनसीपी अपना 26वां स्थापना दिवस मनाएगी। इस बार 2 हिस्से में पार्टी बंट चुकी है और अलग अलग मंच पर अपनी ताकत दिखाएंगी। एक मंच पर शरद पवार होंगे तो दूसरे मंच पर अजीत पवार होंगे। पार्टी के विलय की संभावना अब लगभग खत्म होती दिख रही है। मई में शरद पवार ने संकेत दिया था कि दोनों गुट एक हो सकते हैं। साथ ही कहा था कि सुप्रिया सुले और अजीत पवार को मिलकर फैसला लेना चाहिए। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद अजीत पवार ने अपने गुट की बैठक में साफ कर दिया कि फिलहाल विलय की कोई बातचीत नहीं चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी टूट ना जाए, शायद इसी डर से चाचा ने ऐसा बयान दिया होगा। सूत्रों की माने तो दोनों पक्षों में कुछ वरिष्ठ नेता विलय के सख्त खिलाफ हैं। इसमें अजीत गुट के 3 और शरद गुट के 2 नेता एक होने के पक्ष में नहीं हैं। एनसीपी के दोनों गुट इस बार पुणे में अपनी ताकत दिखाएंगे, लेकिन उनके मंच अलग अलग होंगे। शरद पवार गुट की एनसीपी बालंगर धर्व नाट्य मंदिर में स्थापना दिवस मनाएगी, तो वहीं अजीत पवार का गुट बालेबागी स्टेडियम में शक्ति प्रदर्शन करेगा। बता दें कि पुणे और पिंपरी चिंचवड में आने वाले दिनों में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में दोनों गुट पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने और अपना जनाधार मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। एनसीपी की स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर पार्टी की एकता की उम्मीदें भले ही धूमिल हो गई हों, लेकिन इस दिन महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी संदेश जरूर जाएगा। देश में एक बार फिर कोविड-19 का खतरा मंडराने लगा है। देश में कोविड के एक्टिव केस की संख्या लगातार बढ़ रही है। बुधवार को देश में एक्टिव केस की संख्या 4,302 थी, जो कि गुरुवार को बढ़कर 4,866 हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ राहत की बात यह है कि कई मरीज इस बीमारी से ठीक भी हो रहे हैं। ठीक होकर डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या 3,955 हो गई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 105 मामले दर्ज किए गए हैं। कुल एक्टिव मामलों की संख्या 562 हो गई है। वहीं पूरे देश भर में बीते 24 घंटे में 7 लोगों की मौत दर्ज की गई। इसमें से दिल्ली में 2, कर्नाटक में 2 और महाराष्ट्र में 3 लोगों की मौत दर्ज की गई। कोविड के चलते दिल्ली में अब तक 2 लोगों की मौत दर्ज की गई है। दिल्ली में कोविड से दर्ज की गई 2 मौतों में एक बच्चे और बुजुर्ग की मौत हुई है। एक 5 महीने के बच्चे को बचाया नहीं जा सका और 87 साल के बुजुर्ग ने इस बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया। कोविड का कहर पूरे देश में फैल रहा है। कर्नाटक में भी 2 लोगों की मौत दर्ज की गई। एक 65 साल के पुरुष ने इस बीमारी के चलते दम तोड़ा, तो वहीं 42 साल के पुरुष की भी मौत दर्ज की गई। देश में कोविड-19 के एक बार फिर से दस्तक देने के बाद लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। एक बार फिर सभी को मास्क लगाने और 2 गज की दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी के साथ कोविड की वजह से देश में जैसे हालात पैदा हुए थे, उसको देखते हुए अस्पतालों में तैयारी तेज कर दी गई है और पहले की ही तरह इस बार भी जरूरी चीजों को इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए GVN TV न्यूज के साथ।